फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग ईडुटेरिया बिहार दरोगा के वॉल्यूम 2 के चौथे सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो तीसरे सेट प्रैक्टिस को मैंने कवर करा दिया है, तो आज हम लोग चौथे सेट प्रैक्टिस को देखेंगे। और ये जो है ईडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है, इससे पहले वॉल्यूम 1 को भी कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से किया गया था? तो प्रार्थना समाज की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1867 ईस्वी में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और इनमें जो है आत्मारंग पांडुराम, देवेंद्र नाथ ठाकुर और एम.जी. रनाटे, इन तीनों के सहयोग से किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो ये जो है औरंगजेब के काल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की कार्यकाल को ध्यान रखिएगा, 1658 से लेकर 1707 तक इसका कार्यकाल था। और इसी ने जो है संगीत पर पाबंदी लगा दिया और जितने भी संगीतज्ञ थे उनको अवकाश यानी छुट्टी पर भेज दिया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हीरा महल की हम लोग बात करें तो यह जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर के कार्यकाल की हम लोग बात करें तो 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। तो इसके कार्यकाल को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की हम लोग बात करें तो यह वारेन हेस्टिंग्स के काल में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो युद्ध है 1780 से 1784 के मध्य लड़ा गया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई थी? तो मुस्लिम लीग की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, सातवां क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो ये जो है डिजरायली के द्वारा 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह दिया गया है और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह की हम लोग बात करें तो यह जो है वो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि खासी आंदोलन। तो खासी आंदोलन की हम लोग बात करें तो इसका जो नेतृत्व है वो तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। नील विद्रोह की हम लोग बात करें तो ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है ताना भगत विद्रोह। तो ताना भगत विद्रोह जो है यह किया गया था वर्ष 1914 में, ध्यान रखिएगा। और यह अली मुसलियार के नेतृत्व में नहीं किया गया था, ये गलत है। ताना भगत आंदोलन जो है यह जतरा भगत, ध्यान रखिएगा कि जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में ये हुआ था। वहीं हम लोग अली मुसलियार की बात करें तो यह जो है मोपला विद्रोह, ध्यान रखिएगा कि मोपला विद्रोह से अली मुसलियार संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नौवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ के किस प्रकार के घरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है वर्गाकार एवं आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 10वां, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है। तो आइए इसको देखते हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से हुई है, तो यह गलत है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति की हम लोग बात करें तो पुरुषों के मुख से हुई है। ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो मुख से हुई है, तो इसलिए यह कथन जो हो जाएगा वो गलत कथन हो जाएगा। बी कह रहा है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति पुरुषों की भुजाओं से हुई है, बिल्कुल सही है। वैश्यों की उत्पत्ति पुरुषों की जांघों से हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गलत सुमेलित है, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, अशोक ने अपने क्षेत्रों को सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसकी नियुक्ति की थी। तो अशोक के द्वारा जो है सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो सेंगोल की हम लोग बात करें तो यह जो है वो चोल वंश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। तो ऑपरेशन पोलो जो है वर्ष 1948 में चलाया गया था और इसके द्वारा जो है हैदराबाद का विलय किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों और किसके मध्य हुआ था। तो स्वाली की युद्ध की हम लोग बात करें तो यह 1612 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यह जो है अंग्रेज और पुर्तगाली के मध्य हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था वर्ष 1919 में यह घटना हुई थी और इसके प्रभाव के रूप में जो है वो हंटर आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि गोदावरी की सहायक नदी में मूसी दिया गया है, जो गलत है। मूसी नदी की बात करें तो मूसी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। बी में दिया गया है महानदी, तो महानदी की सहायक नदी में मंद दिया गया है, बिल्कुल सही है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। कावेरी की सहायक नदी हेमावती को दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूसी जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो पृथ्वी के घूर्णन की हम लोग बात करें तो ऋतु परिवर्तन जो होता है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋतु परिवर्तन जो होता है यह पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है। ध्यान रखिएगा कि परिभ्रमण के कारण जो है वो ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो खमसिन जो है यह मिस्र की स्थानीय पवन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो वन क्षेत्र की हम लोग बात करें तो शीतोष्ण शंकुधारी वन जो है वो सर्वाधिक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो कश्मीर घाटी की हम लोग बात करें तो यह वृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 21, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो पश्चिम से अगर पूर्व की ओर हम लोग इसके क्रम वाइज सजाएंगे तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो सीप किला हो जाएगा। सीप किला जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा कि यह हिमाचल में स्थित है। उसके बाद से हम लोग नाथुला की बात करें तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। उसके बाद से हम लोग बात करें बोमडिला के तो यह अरुणाचल प्रदेश में है और अरलीपुर लेक दर्रा जो है यह उत्तराखंड में है। तो जब हम इसको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम वाइज सजाएंगे तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो हो जाएगा सीप किला दर्रा, उसके बाद से हो जाएगा ये लीपू लेक दर्रा, उसके बाद से आ जाएगा नाथुला दर्रा और
तब आ जाएगा सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1423 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल की हम लोग बात करें तो यह जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे। तो ऋतु प्रवास की हम लोग बात करें तो यह भूटिया जनजाति करती थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूटिया जनजाति जो है यह सिक्किम की जनजाति है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि यह सिक्किम की जनजाति है और यह ऋतु प्रवास करते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 आम्र वर्षा मैंगो शावर संबंधित है। तो मैंगो शावर की हम लोग बात करें तो यह आम की फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा या फुहार को आम के फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 26 निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। तो सकल घरेलू उत्पाद की हम लोग बात करें तो अंतिम वस्तु की बिक्री जो होती है वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम संबंधित है। तो यह जो नियम है जेबीसे का बाजार नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 खुसरो समिति का संबंध किससे है। तो खुसरो समिति की हम लोग बात करें तो यह जो है कृषि साख से संबंधित समिति है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 29 भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण जो है वो 4 प्रकार से किया जाता है, जिसमें जो है वो बैंक दर नीति, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की क्रियाएं, साथ ही साथ तरल संबंधी क्रियाएं, ये 4 प्रकार से साख नियंत्रण किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़ावाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लकड़ावाला समिति की हम लोग बात करें तो इसने जो है वो 1993 में अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके गठन को भी ध्यान रखिएगा, इसका जो गठन है 1989 में किया गया था और 93 में इसने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो अधिकार परीक्षा जो है वो उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा कि यह रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं होगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं होगा, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकार परीक्षा जो है वो उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 32 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के जो पद है उसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। बी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो यह गलत है, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। सी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गलत कथन है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो धन का समान वितरण जो है वो 39 बी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के
अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता जो है वो 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 5 प्रकार की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा जन्म से, जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे स्थान पर जो आ जाएगा वंश परंपरा के द्वारा भी भारत में नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा प्रकार जो इसमें है देशीयकरण, देशीयकरण के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा जो प्रकार है इसमें पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा भी भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पांचवें प्रकार की हम लोग बात करें तो भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 35, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो शक्ति विभाजन की जो अवधारणा है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो श्रमिक संघ और फौजदारी जो है वो समवर्ती सूची के विषय हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो भारत का महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 88 के तहत वोट नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की हम लोग बात करें तो इसका जो वर्णन है आर्टिकल 93 में किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जो वर्णन है आर्टिकल 93 में किया गया है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 39, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग में जो है अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 3 है। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसमें 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो वरीयता क्रम की हम लोग बात करें तो सबसे पहले स्थान पर जो है वो राष्ट्रपति आता है, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री आता है और चौथे स्थान पर जो है वो राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में आते हैं। पांचवें स्थान की हम लोग बात करें तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। छठे स्थान पर जो है वो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। उसके बाद से 7वें स्थान पर कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो इसमें जो वरीयता क्रम के अनुसार दिया गया है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद से बी कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राजदूत, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा उपाध्यक्ष, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 41, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक जो है वो फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली के हम लोग सरकारी दस्तावेज की बात करें तो ग्रीन बुक है। ये ग्रीन बुक जो है यह इटली का सरकारी दस्तावेज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो संयुक्त राष्ट्र की हम लोग बात करें तो 24 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था और उस समय जो है इसमें 50 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 51वां, उसके बाद से 51वां देश जो है वो पोलैंड बना। ध्यान रखिएगा कि 51वां देश इस पर हस्ताक्षर करने वाला पोलैंड बना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएनए दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 43, वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी कमांड के मुख्यालय की हम लोग बात करें तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 44, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो यह जो है मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया था वर्ष 1997 में। ध्यान रखिएगा कि 1997 में दिया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 46, पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो पाखल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो तेलंगाना में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो रेड डाटा बुक की हम लोग बात करें तो यह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है और पहली बार जो है 1964 में इसे जारी किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जैव विविधता में परिवर्तन होता है? तो जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तो परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 50, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जयमंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा दिया गया है, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो उड़ीसा में है। नोक्रेक मेघालय में है, ये भी बिल्कुल सही है। अगस्त्यमलाई केरल में है, ये भी बिल्कुल सही है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश दिया गया है, जो गलत है। कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा कि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हृदय मांसपेशी को कहते हैं? तो हृदय मांसपेशी को जो है वो मायोकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन जो है PNF तकनीक संबंधित है? तो यह जो तकनीक है वो शरीर के लचीलेपन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन की हम लोग बात करें तो A, D, E और K विटामिन जो है यह वसा में घुलनशील होता है, जबकि B और C विटामिन जो होता है यह पानी में घुलनशील होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 54, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो मानव शरीर की अस्थियां जो होती है वो परिमाण एवं आकार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती है, वहीं बच्चों में अगर बात करें तो यह 275 से 300 तक हड्डियां होती हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण कार्य करता है? तो शरीर का संरक्षण जो है वो एपिथेलियमी ऊतक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो यह जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम लोग बात करें तो इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा की हम लोग बात करें तो यह मर्सिलिया फॉर्म, मर्सिलिया और फॉर्म जो है वो टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है? तो लाइपेज नामक जो एंजाइम है वो अग्नाशय, ध्यान रखिएगा कि अग्नाशय से यह स्रावित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 60 शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है वो सहजीविता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो अलौह धात्विक खनिज की हम लोग बात करें तो कोबाल्ट जो है यह अलौह धात्विक खनिज होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 62 नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम का साधारणतः प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो यह एल्कीन कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें एल्कीन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 64 सोना को घोला जा सकता है। तो सोना को जो है वो घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 65 पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको एक कोड के माध्यम से पीता, जी के माध्यम से इसको ध्यान रखिएगा। पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जस्ता, यानी पीतल जो होता है वो जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 66 एक जेटा बराबर होता है। तो एक जेटा की हम लोग बात करें तो यह जो होता है 10 के पावर 21 के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई अगर अचानक बढ़ जाती है तो यह अत्यंत सूक्ष्म मौसम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 68 निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष जो है वो अवतल लेंस के प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी हम लोग एक कोड के माध्यम से याद रख सकते हैं 2 का 3 और 3 का 4। 2 यानी 2 को हम लोग देखें तो 2 का मतलब होता है दूरी, यानी 2 अक्षर से मिलकर बना है। तो दूरी को जो है वो 3 अक्षर वाले यानी उत्तल लेंस से इसको जो है दूर किया जा सकता है। वहीं 3 जो है वो निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर से बना है तो इसको 4 अक्षर वाले लेंस से दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 69 इंद्रधनुष डैश डैश के कारण होता है। तो इंद्रधनुष जो है वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है? तो आइए इसको देखते हैं। गति विषय नियम जो है यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टाइन, तो यह गलत है। प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है यह दिया गया था स्नेल के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल के द्वारा दिया गया था। प्रकाश व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था और प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 71 केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे जो है वो सप्तर्षि नाम दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 72 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 73 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? तो अप्रैल से दिसंबर 2022 तक जो है वो 551.7 बिलियन डॉलर व्यापार आयात रहा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 74 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे
सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र से आया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर एफडीआई की बात करें तो सेवा क्षेत्र जो है यह दूसरे स्थान पर रहा एफडीआई के मामले में, और व्यापार तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 75 जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में जो है यादव जाति की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो है यादव जाति की आबादी की बात करें तो यह 14.26% है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो मैंडूस तूफान का जो नामकरण है वो यूएई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 77 G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ? तो G20 शेरपा की पहली जो बैठक है वो उदयपुर में हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी है। तो कोवोवैक्स जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है? तो वन वेब इंडिया 2 जो है उसको LV-M3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना की हम लोग बात करें तो यह भारतीय सेना के द्वारा शुरुआत किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है वो इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC ध्यान रखिएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना है। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है वो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 81 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर जो है अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ जो है यह तीसरे स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं हम लोग सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान पर हरियाणा है। इसको ध्यान रखिएगा कि प्रथम स्थान पर हरियाणा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य जो है यह कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो जीन बैंक जो है वो ओडिशा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ध्यान रखिएगा कि अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर भारत ने जो है वो मैक्सिको के साथ हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो यह डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 86 शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शरद यादव की हम लोग बात करें तो वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, बिल्कुल सही है। वे 3 बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे, ये भी सही है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ये भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है 87 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत चौथे स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 88 हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा या गमछा को जीआई टैग दिया गया है? तो गमोचा जो है वो है असम का, असम के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में जो है कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 64th रमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार की हम लोग बात करें तो यह सोथियारा छिम, वर्नाडेट जे मैड्रिड और तादासी हटोरी तीनों को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की हम लोग बात करें तो यह जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स 93 परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो परीक्षा संगम पोर्टल की हम लोग बात करें तो यह CBSE के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो पुस्तक है वो मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है पुणे में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 96 से लेके 100 तक मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 728, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5814, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है 98, तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 219, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ सेट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है उसको जरूर ज्वाइन करिए ताकि ये सारे PDF आपको और स्टडी मटेरियल आपको मिल सके। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।